बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर के बॉटम रिलीफ फीचर्स। ठीक है, हमें ये देखना है कि अटलांटिक महासागर का विस्तार क्या है और इसके विभिन्न रिलीफ फीचर्स क्या क्या है। तो मैं बता दूं कि अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल के लगभग आधे क्षेत्र में फैला है और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/6 हिस्सा के बराबर है। इसका क्षेत्रफल प्रशांत के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसके पश्चिमी हिस्से में, यानी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी हिस्से में एक तरफ जहां उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका स्थित है, वहीं पूर्वी किनारे पर यूरोपीय महाद्वीप और अफ्रीकी महाद्वीप स्थित है। इसका विस्तार उत्तर में ग्रीनलैंड से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका तक है, यानी यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र के बीच फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के टूटने के बाद जब महाद्वीपीय विस्थापन पश्चिम की ओर हुआ, खास करके उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का विस्थापन यूरोपीय क्षेत्रों मतलब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से टूटकर जब पश्चिम की ओर हुआ तो इस महासागर का निर्माण हुआ। यह 2 बार खुल चुका है और बंद हो चुका है। अटलांटिक के निर्माण में प्लेट विवर्तन की क्रिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए अटलांटिक का सबसे महत्वपूर्ण उच्चावच विशेषता इसका मध्य महासागरीय कटक है। अटलांटिक का मध्य महासागरीय कटक उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर एस आकार में फैला हुआ है। यह लगभग उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक फैला हुआ है। यह सबसे लंबा कटक बीचों बीच भाग में स्थित है और आपको पता है कि मध्य महासागरीय कटक का निर्माण समुद्री नितल पर बनी खाइयों के सहारे, भ्रंश के सहारे मेंटल के मैग्मा के बाहर निकलने और उस दरार के किनारों पर बिछ जाने के कारण होता है। इस मध्य महासागरीय कटक को विषुवत रेखा से उत्तर की ओर उत्तरी अटलांटिक महासागर में डॉल्फिन कटक कहते हैं और विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर दक्षिणी अटलांटिक महासागर में चैलेंजर कटक कहते हैं। उत्तर से दक्षिण इस कटक की कुल लंबाई लगभग 14,500 किलोमीटर है। इस डॉल्फिन कटक और चैलेंजर कटक के बीच में जो गर्त पाया जाता है उसको रोमांसिक गर्त कहते हैं। इस कटक का हिस्सा उत्तर की ओर जो विस्तार है उसमें टेलिग्राफिक पठार कहलाता है। खास करके आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच का हिस्सा मध्य महासागरीय अटलांटिक कटक का बिविल थॉम्सन कटक कहलाता है, जबकि ग्रीनलैंड के दक्षिण यह कटक काफ़ी चौड़ा हो जाता है। यहाँ इसे टेलिग्राफिक कटक कहते हैं। इसके बाद यह दक्षिण की ओर विस्तृत है। रोमांसिक गर्त के अलावा अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्तों में नरेश गर्त, कैमन गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त और सैंडविच गर्त प्रमुख गर्त। इन गर्तों का निर्माण भी प्लेट टेक्टोनिक विवर्तन की क्रिया के कारण हुआ था। अटलांटिक की दूसरी महत्वपूर्ण स्थलाकृति है मग्न तट। अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर और उत्तरी पूर्वी हिस्से पर चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। क्योंकि इन क्षेत्रों में चौड़े मग्न तटों का निर्माण अपरदन की क्रिया और निक्षेपण की क्रिया के कारण हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इन मग्न तटों पर ठंडी और गर्म जल धाराओं का मिलन होता है। यही कारण है कि डॉगर बैंक और न्यूफाउंडलैंड बैंक, डॉगर बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तरी पूर्वी किनारे पर है, तो न्यूफाउंडलैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित है। और गर्म और ठंडी जल धाराओं के मिलने के कारण ये इन मग्न तटों पर बड़े पैमाने पर मत्स्यन की क्रिया होती है। यहाँ पर मछलियाँ बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। ये दोनों मग्न तट काफ़ी चौड़े हैं। यहीं पर मैं बता दूं कि मध्य महासागरीय कटक की शाखाएं अलग अलग क्षेत्रों में मध्य महासागर से बाहर की ओर निकली हुई हैं, जो कि न्यूफाउंडलैंड की ओर जाने के कारण है। सियरा लियोन की ओर जाने के कारण यही शाखा सियरा लियोन उभार कहलाती है। इसी प्रकार पारा उभार है, रियो ग्रांडे उभार है, बिविल थॉम्सन कटक है। ये मध्य महासागरीय कटक से निकली हुई शाखाओं के चलते बनने वाले उभार हैं।
ओजोर्स द्वीप और आइसलैंड मध्य अटलांटिक कटक पर स्थित द्वीप हैं। यह कटक के समुद्र तल से बाहर निकलने के कारण बनने वाले द्वीप हैं। अगर हम अटलांटिक महासागर के प्रमुख बेसिनों की बात करें तो इसमें सब प्रमुख बेसिनों में लेब्राडोर बेसिन है, ब्राज़ील बेसिन है, उत्तरी अमेरिकी बेसिन है, स्पेनिश बेसिन है, कनारी बेसिन है, केप वर्डे बेसिन है, गायना बेसिन है, अंगोला बेसिन है, जो कि मग्न तटों और अटलांटिक महासागर के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसी प्रकार अगर हम सीमांत सागरों की बात करें अटलांटिक महासागर के, तो सीमांत सागरों में सबसे प्रमुख हडसन की खाड़ी है और सबसे बड़ा खाड़ी या सागरीय हिस्सा हडसन की ही खाड़ी है। इसके बाद बाल्टिक सागर है, उत्तरी सागर है, बोथनिया की खाड़ी है, डेविस खाड़ी है, कैरिबियन सागर है, मैक्सिको की खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी है। ये सारे अटलांटिक महासागर के सीमांत सागर हैं। अब रहा सवाल कि इससे आने वाले प्रश्न क्या है। तो इसमें दो तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, शॉर्ट आंसर, जिसमें सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि मध्य अटलांटिक महासागर का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, निर्माण का कारण क्या है। तो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया इसके निर्माण का कारण है। दूसरा, अटलांटिक किन महाद्वीपों के विस्थापन के कारण या विवर्तन की क्रिया के कारण अटलांटिक का निर्माण हुआ है। तो पूरब में यूरोपीय महाद्वीप और अफ्रीकी महाद्वीप तथा पश्चिम में उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के एक दूसरे से दूर होने के कारण अटलांटिक का निर्माण हुआ है। दूसरा क्वेश्चन इसमें अटलांटिक मध्य महासागरीय कटक को लेकर आता है, जिसमें उत्तर हिस्से में स्थित डॉल्फिन कटक और दक्षिण हिस्से में स्थित चैलेंजर कटक के बीच जो गर्त पाया जाता है उसको क्या कहते हैं। डॉल्फिन कटक किसको कहते हैं, तो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय कटक को कहते हैं। चैलेंजर कटक किसको कहते हैं या किस हिस्से में स्थित है, तो दक्षिण अटलांटिक महासागरीय कटक को चैलेंजर कटक कहते हैं। यह अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भाग में स्थित है। और इन दोनों कटकों के बीच जो गर्त स्थित है उसको क्या कहते हैं, तो रोमांसिक गर्त कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा अटलांटिक महासागर के मग्न तटों की बारी आती है, या यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कौन ऐसे मग्न तट हैं जहाँ सर्वाधिक मछली का उत्पादन होता है। तो डॉगर बैंक, जो कि यूरोपीय महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर स्थित है। और दूसरा है न्यू फाउंडलैंड बैंक, जो कि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित है। तो इस डॉगर बैंक का निर्माण जहाँ निक्षेपण की क्रिया के कारण हुआ था, वहीं न्यू फाउंडलैंड बैंक का निर्माण अपरदन की क्रिया के कारण हुआ है। क्योंकि इन दोनों बैंकों पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, इसलिए यहाँ मछली का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अटलांटिक महासागर से पूछे जाएंगे। थैंक यू।